फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट डीएसएसबी असिस्टेंट मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर के जो प्रीवियस ईयर पेपर रहा है उसका। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो 152 तक हमने पहले पार्ट में कवर किया था। 153 क्वेश्चन से आज हम समझेंगे जो भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, मतलब जो भी जजमेंट्स होते हैं जो कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, या जो जजेस जो डिसीजन देता है वो, या जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ। मतलब जो भी हर किसी को पता होते हैं, जो भी लॉज बेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और हमारे जो इंडियन लॉज है उसके फादर हम किसको बोलते हैं, BR अम्बेडकर को। उन्होंने ही हमारे संविधान को बनाया। ठीक है। जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है जो रन कर रही है एक बस एक पर्टिकुलर रूट पर इस खालिस्तान टू कैरी द पैसेंजर फॉर ए फेरी, तो कहता है कि वो एक इम्प्लाइड ऑफर है। देखो, इम्प्लाइड का मतलब होता है कि जैसे ही बस स्टैंड पे जाके रुकती है या आपके किसी भी स्टैंड पे आके रुकती है, जिन भी लोगों को जाना होता है अपने डेस्टिनेशन पे वो उसमें सवार हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है। वहन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेयर ऑफ द लॉज, कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होती है जब वो लॉ के बारे में अवेयर नहीं होती और ऐसा कुछ कर लेती हैं, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए था, तो कहता है कि उसे बोलते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, क्योंकि उससे उन लोगों को उनकी लॉ की मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंडीशन ही नहीं पता थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ये वैलिड मतलब वॉइड नहीं होगा। ठीक है। Actual or threatened violence over the contracting party or related ones to obtain consent is called, कहता है कि जो एक्चुअल होती है मतलब रियल में या डरा धमका कर वॉयलेंस करके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर या उससे रिलेटेड जो भी पर्सन और कंसेंट ली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं। देखो, गलती तो होगी नहीं, फ्रॉड भी नहीं होगा, उसे बोलते हैं ड्यूरेस। ठीक है। दवा वगैरह करके उसके ऊपर उसको डरा धमका कर जब किया जाए। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेरेंट्स, यहाँ पे हमें ना पेरेंट्स के रिगार्डिंग मतलब जो भी पेटेंट्स के रिगार्डिंग है ना गलत स्टेटमेंट बताना। देखो, पहले तो पेटेंट होते क्या है, तो पेटेंट्स का मतलब होता है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेते हो ताकि आपके प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर पाए। ठीक है। आपको किसी प्रोडक्ट को बेचने का अधिकार मिलता है। और क्या कहते हैं, गिव्स राइट ओवर वंस इन्वेंशन, किसी दूसरे के ऊपर इन्वेंशन, ये आएगा गलती, ये सही, ये सॉरी पेटेंट। देखो, आपको दूसरे के इन्वेंशन पे थोड़ी ना अधिकार मिलेगा। हाँ, पेटेंट का मतलब ये है कि आप खुद के इन्वेंशन को रजिस्टर करवाते हो, आपको बेचने का अधिकार मिल जाता है, लाइसेंस मिलता है एक कंसीडरेशन के लिए। मतलब भाई पेटेंट करवाते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलती है। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि भाई ये किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर कमीशन इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाई की, तो कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट होता है नेशनल कंज्यूमर कमीशन का और जो भी जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा। जो फॉरेन करेंसी है हेल्ड अप टू खालिस्तान फॉर पर्सनल यूज इज एग्जेम्प्टेड इंडिया, तो $20 2000 मतलब 2000 तक आप दूसरे देश की करेंसी को रख सकते हो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए इंटरनल फ्रॉड, नहीं बोलते। जो भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है उसे इंटरनल फ्रॉड नहीं, इंटरनेट फ्रॉड नहीं बोलते, क्योंकि इंटरनेट होता है जो भी हैकिंग वगैरह होती है, डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन को चुराना होता है वो सब। ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट थी तो यही है कि नॉन ट्रांसफरेबल वाली गलत है, मतलब आप चाहो तो अब अपने प्रोडक्ट को किसी को बेच दो। ठीक है। नेक्स्ट है, जो भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इज लीगली रिकॉग्नाइज अकॉर्डिंग टू 5th सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं यहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। जो ये जो कंपटीशन एक्ट है क्या कंपटीटर को पनिश करता है, नहीं, ये तो गलत है। ठीक है। इसका मेन तो यही है कि भाई प्रोटेक्शन देना, ये इनकरेज करता है फेयर कंपटीशन को, नेगेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है, मतलब गलत एक्टिविटीज़ को रोकता है, ये एस्टेब्लिश करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट ए प्राइस, जो कम होता है कॉस्ट जो डिटरमाइन होती है प्रोविजंस के द्वारा विद ए व्यू टू रिड्यूस कंपटीशन इज नोन एट प्रीडेटरी प्राइस। मतलब गुड्स को भाई सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन जो भी होते हैं सर्विसेज के, जो प्राइस कम होता है कॉस्ट पर जो भी डिटरमाइन होता है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपटीशन को कम करने के लिए उसे बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइस। नेक्स्ट आता है हमारे पास 164, जो टेन्योर होता है चेयरपर्सन का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वो होता है 5 साल का। किसका? चेयरपर्सन का। किसमें? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। इनकम टैक्स लॉज इंडिया में कवर किए जाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, फाइनेंस एक्ट, ये सारे आ जाते हैं।
जो रेट होती है इनकम टैक्स की वो इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा फिक्स की जाती है। और कोई भी कैजुअल जो भी मतलब एमोलमेंट होता है या जो भी बेनिफिट अटैच होते हैं किसी भी ऑफिस से या पोजीशन से इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस उसे बोलते हैं परक्यूसाइड्स। मतलब एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट मिलते हैं, भाई आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ पे सैलरी या वेजेस तो मिलते हैं क्योंकि आप भाई काम कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं परक्यूसाइड्स। Transaction where securities are sold sometime before the due date of interest and reacquired after the due date is over is known as bond washing transaction। मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जहाँ पे जो सिक्योरिटीज है उसको बेच दिया जाता है ड्यू डेट से पहले, ठीक है, इंटरेस्ट की, और है ना बाद में दोबारा से खरीद लिया जाता है ड्यू डेट ओवर होने के बाद, तो इसे बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। ऐसा टैक्स से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। सेक्शन 80 DDB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेट टू द डिडक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो 80 DDB में कौन सी डिडक्शन आती है? मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। जो डिडक्शन होती है रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन ट्रस्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80 GGC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और इसमें 100% अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। वन ऑफ द फॉलोइंग एक कैपिटल असेट्स है, ज्वेलरी एक कैपिटल असेट्स है, ठीक है। कैपिटल मतलब कैपिटल असेट्स वो होते हैं जो भाई लॉन्ग टर्म तक वैल्यू होती है, ओके, और जो भी हमारे पुराने गहने वगैरह हैं वो हमारी कैपिटल असेट्स होती हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। को हम कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं? वो जो भी भाई दोबारा से पेड़ वगैरह लगा करके जो इनकम कमाई जाती है, ठीक है। फिर है ए स्ट्रेटेजी यूज टू कन्वर्टिंग लॉस मेकिंग यूनिट टू इनटू प्रॉफिटेबल वन इज नोन एज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। मतलब जो भी बिजनेस लॉस में चल रहा है उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटेजीज को बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है वह जब एक बिजनेस कंटिन्यूसली सफ़र करता है लॉस से एंड जितने भी एफर्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं प्रॉफिटेबल में, मतलब इसको प्रॉफिटेबल बनाने में अगेन जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है? लिक्विडेशन। अब जब बिजनेस लॉस में चल रहा है वो प्रॉफिट में आ ही नहीं रहा, सारे हम तरीके अपना चुके तो बंद कर देंगे हम बिजनेस को। डेब्ट इक्विटी स्वैप एक मेथड होता है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का। Diversification into such area or product which are indirectly related to its existing line of business is known as concentric diversification। मतलब डाइवर्सिफाई करना मतलब बांटना उन एरियाज में प्रोडक्ट को जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस से, उसे बोलते हैं कोसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एक फॉर्मल सिस्टम है गैदर करने का, इंटीग्रेट करने का, कंपेयर करने का, एनालाइज करने का या डिस्पर्स करने का इंफॉर्मेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज एक टाइमली इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ही क्या हो गया? इंफॉर्मेशन से के रिगार्डिंग। अब है एक जो टेम्पररी नेटवर्क होता है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक साथ आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने के लिए, उसे बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो अक्रंस होती है एक सडन या मेजर मिस फॉर्चून, मतलब भाई अचानक से कोई मिस फॉर्चून हो रहा है जिससे क्या हो रहा है जो बेसिक फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सोसाइटी कम्युनिटी की, उसे बोलते हैं डिजास्टर। कोलैबोरेशन बिटवीन टू और मोर ऑफ द सेम इंडस्ट्री इज नोन एज, मतलब भाई सेम लेवल की जो इंडस्ट्री उनमें जब कोलैबोरेशन होता है तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक रिफाइंड सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भाई मतलब बेनिफिट दे रहा है सभी स्टेक होल्डर को कमिंग ईयर में टुगेदर विद इम्प्रूव्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड इंक्रीज्ड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द ग्लोब, उसे बोलते हैं IFRS, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, अगर जो होल्डिंग कंपनी है जो परचेज करती है शेयर्स किसी सब्सिडरी कंपनी के जो प्राइस ज़्यादा है पेड अप वैल्यू से, तो एक्सेस वैल्यू मतलब एक्सेस क्या होगा? वो गुडविल होगा कि भाई जो भी हमने अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया वो उसकी गुडविल को डिनोट करता है। वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन IFRS और गैप का डिफरेंस क्या है? देखो IFRS तो प्रिंसिपल बेस होता है जबकि गैप रूल बेस, क्योंकि जो गैप होता है उसकी फुल जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप में जो इन्वेंट्री होती है कहता है कि यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन इनका डिफरेंस होगा क्योंकि जो गैप होता है उसमें जो इन्वेंट्री होती है, ठीक है, उसका जो रिवर्सल है वो ना प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है, लेकिन जो IFRS होता है उसमें कई बार कर लिया जाता है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट एक्सप्लेन किया गया है IFRS 13 में। फिक्स कॉस्ट जो डिवाइड की जाती है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के द्वारा, उससे हमें मिलता है ब्रेक इवन प्रॉफिट, क्योंकि ये होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन।
अगर इंक्रीज होता है प्रॉफिट में 4,20,000 का, इंक्रीज होता है सेल्स में 15 लाख का, तो ब्रेक इवन सेल क्या होगी? ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, हम निकाल देंगे इसको। नेक्स्ट है बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बजटेड सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें क्या देता है? बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू। बजटेड कॉस्ट रेशियो की बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन में टोटल सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट है जो डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब दो जो अल्टरनेटिव डिसीजन है उनके बीच की जो डिफरेंस होता है कॉस्ट का, उसे बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट है रिप्लेस करने में, रिटेन करने में डिसीजन को, वो क्या होती है? चेंज करना फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, लॉस होना सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारे डिफरेंशियल कॉस्ट को अफेक्ट करके ही चलते हैं। जो नेट इनकम होती है डिवीजन की लेस द इम्प्यूटेड कैपिटल चार्ज ऑन द असेट्स, ये यूज़ किया जाता है बाय द डिवीजन इज कॉल्ड रेजिडुअल इनकम। जो मैक्सिमम रेट है माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लीड टाइम से, लीड मतलब जो कोई काम नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल। जो जीएसटी टैक्स है वो लॉन्च हुआ था इंडिया में, देखो इंडिया में इफेक्ट तो आया था 1 जुलाई 2017 से 101वें अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2017 को, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है जो सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज का और हैविंग द सेम पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर एज दैट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन से बोलते हैं गिवर ऑफ क्रेडिट। सप्लाई जो की जाती है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा रेसिपिएंट को, जिसमें दो से अधिक टैक्सेबल सप्लाईज हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और बोथ ऑफ एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ बंडल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई, उसे बोलते हैं कंपोजिट मतलब ग्रुप में इकट्ठी सप्लाई। कौन से केस में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी नहीं होता? एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम कल्टिवेबल लैंड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डील करता है डेप्रिसिएशन से। नेक्स्ट जो मेथड होता है डेप्रिसिएशन की हेल्प करता है रिप्लेस करने में असेट्स को, उसे बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। अगर कहते हैं कोई ट्रांजैक्शन हो रही है दो एंटिटीज़ के बीच में, मतलब बिटवीन टू एंटिटीज़ कॉल्ड एसोसिएट इंटरप्राइज, रीसेल प्राइस विल बी कंप्यूट, तो इनकम टैक्स पर्पज के लिए हम क्या निकालेंगे? रीसेल प्राइस, ठीक है। खालिस्तान मीन्स सर्क्यूमस्टांसेस जिसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करती है ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर जो एसएससी के द्वारा किया जाता है डिटेल में जाए बिना आर्म लेंथ प्राइस में, तो उसे बोलते हैं सेफ हार्बर रूल्स। एक्सपेंड गार की फुल फॉर्म है जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। सेक्शन जो 90 इनकम टैक्स एक्ट का प्रोवाइड करता है एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी कंट्री जो भी इंडिया के बाहर है ग्रांट करने के लिए रिलीफ ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड आउटसाइड, मतलब इंडिया के बाहर जो भी इनकम कमाई गई है उसके रिगार्डिंग रिलीफ के लिए सेक्शन 90 अप्लाई होता है इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे पार्ट बी के। पार्ट ए में तो हमारे पास रीजनिंग मैथ वगैरह है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।